हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई। 11th क्लास आइसोमेरिज्म पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, देखो मजे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहो। आपको पता है पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मौसम बिगड़ने दो, सब कुछ बिगड़ने दो, बट अपनी पढ़ाई बिगड़ने नहीं देनी है। ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से बनाए जा रहे हैं, हर एक चीज को कवर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको कुछ भी इसके बाहर नहीं मिलेगा। जितना क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उससे हम ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं, कम नहीं पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? तो आप सारी चीजें रिवाइज करते रहो, सारी चीजें नोट करते रहो। नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बच्चों, क्योंकि नोट्स ही बाद में इंपॉर्टेंट बनती हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट्स को आप हमेशा प्रिपेयर रखो, जिससे आप रिवाइज इजिली कर सको। क्लियर है? आप नोट्स फोटोकॉपी मत कराना किसी की, खुद से बनाओ, खुद से समझो, जिससे कि आप इन फ्यूचर कभी भी वो चीजें समझ सको पढ़ के कि हाँ मैंने ये पॉइंट्स यहां लिखा था, इसलिए लिखा था। क्लियर है? तो चलिए, क्या शुरू किया था अपन ने, ध्यान आया पिछली क्लास में अपन ने ये शुरू किया था कि कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देख पा रहे थे किसी भी कंपाउंड में कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है या नहीं करता है। जैसे अपन ने सीखा था C डबल बॉन्ड C में, अपन ने सीखा था C डबल बॉन्ड N में, फिर सीखा था N डबल बॉन्ड N, और बाद में सीखा था इवन नंबर ऑफ एल्कीन और ऑड नंबर ऑफ एल्कीन। तो मुझे बताओ, आपको याद है इवन नंबर ऑफ एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करती है, लेकिन ऑड नंबर ऑफ एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करती है। तो चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं, देखें आपको याद है या नहीं, और एग्जांपल से अपन रिवाइज कर लेंगे सारी चीजों को। चलिए, हर एक पॉइंट को समझाना है कि बताइए कहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और कहां नहीं करेगा। क्लियर है? करते रहे बच्चों, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनेंगे। फटाफट ये क्वेश्चन करते रहे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल टफ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। चलिए फटाफट करते जाएं, अपन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। तो फटाफट ये सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आपको ये बताना है कि कौन कौन सी एल्कीन जीआई शो करेगी और कौन कौन सी नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो वो क्यों नहीं करेगी। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और अपन आज डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चलिए ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और मुझे बताएं कि कहां कहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और कहां कहां नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए फटाफट बताएं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान दें, आपने देख लिया होगा, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया होगा, अब मेरे ख्याल से अब बहुत इजी हो गया होगा आप सबके लिए। इस पॉइंट को समझाना तो कोई टफ नहीं है, जीआई शो करेगा। चलिए ये पॉइंट आपको पता है, क्यों करेगा सब कुछ पता है आपको। लोन पेयर अलग है, वैलेंसीज अलग होगी, इसे मैं हाइड्रोजन लिख सकता हूं। यहां एक वैलेंसी है और एक वैलेंसी हाइड्रोजन होगी जो कि अलग होगी, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। वैलेंसीज डिफरेंट है यहां पर भी, और 3 पाई बॉन्ड है। ऑड नंबर ऑफ एल्कीन जीआई शो करती है, बस वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए और वैलेंसी डिफरेंट है। क्या आप सब देख पा रहे हैं? हाइड्रोजन और ये अलग है, ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग है। क्लियर? अब मैं आपको बार बार लिख के नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा शो करेगा या नहीं करेगा। मुझे बताएं क्या ये शो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर है इवन नंबर ऑफ एल्कीन, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। C डबल बॉन्ड N जीआई शो करेगा, बस वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए और वैलेंसीज डिफरेंट है, हम देख पा रहे हैं यहां पर। तो मुझे बताओ क्या कोई दिक्कत हो रही है देखने में? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कैसे अपन डील कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस को। चलिए थर्ड नंबर को देखें। थर्ड नंबर में बताएं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, जीआई शो करेगा। यहां पर कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन बच्चों वैलेंसीज सेम हो गई, और वैलेंसी सेम हो गई तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है और बहुत इजी पॉइंट है, बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट में आओ, यहां पर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन का केस हमेशा जीआई शो करता है, क्योंकि लोन पेयर अलग है, वैलेंसीज अलग है, लोन पेयर अलग है और फ्री वैलेंसी अलग है। क्लियर?
यहां पर ध्यान दें तो मैथिल अलग, एथिल अलग, ये अलग और बचा हुआ हाइड्रोजन भी अलग, इसका मतलब यहां पर भी GI शो करेगा। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन को देखें। फिफ्थ में होता है इस एल्कीन के अबाउट क्या ये वैलेंसी सेम लिख रही है? बिल्कुल सेम लग रही है बच्चों, क्योंकि इधर से अगर कोई जाएगा, इधर से कोई जाएगा तो उसको हर तरफ सेम सेम एटम मिलेंगे। तो बताइए वैलेंसीज तो सेम हो गई, यहां पर GI शो नहीं करेगा। यहां पर ध्यान दें ऑड नंबर ऑफ एल्कीन है, ऑड नंबर ऑफ एल्कीन विद डिफरेंट वैलेंसीज GI शो करेगा। वैलेंसीज मैथिल अलग, हाइड्रोजन अलग, ये अलग GI शो करेगा। क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी हो गया है। सिर्फ वैलेंसीज को देखना है, किन की वैलेंसीज को, एक कार्बन की बची हुई दोनों वैलेंसीज को कंपेयर करना है। यहां पर बताएं टर्मिनल एल्कीन नहीं करेगा, नाइट्रोजन का केस वैलेंसीज अलग है, GI शो करेगा। एल्कीन अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, इसका मतलब GI शो करेगा। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है भाई? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? यहां पर देखें एल्कीन वैलेंसी सेम है, GI शो नहीं करेगा। यहां देखें ऑड नंबर ऑफ एल्कीन है, वैलेंसीज अलग हैं, बिल्कुल अलग है, इसका मतलब GI शो करेगा। यहां ध्यान दें वैलेंसीज मुझे दिख रही हैं अलग है, इसका मतलब GI शो करेगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे देखते हैं, ये आप सीख गए होंगे। क्लियर है? तो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। अब हम जो सेकंड पॉइंट यहां पर कवर करने वाले हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चलिए अब हम वो पढ़ेंगे, क्योंकि हमें यहां पर पूछा जाता है कि इनके नॉमेनक्लेचर में क्या आएगा, आगे क्या लिखा जाएगा। तो ये सारी चीजें अपन यहां पर सीखने वाले हैं। ठीक है? चलिए, तो आपने पहला फेज कंप्लीट किया। पहला फेज क्या था? पहला फेज था इंट्रोडक्टिव पार्ट। इंट्रोडक्टिव पार्ट में क्या पढ़ा अपन ने कि अपन डिफरेंट कंपाउंड में GI शो करना कैसे सीखेंगे। ठीक है? इन सेंटर को हम क्या बोलते हैं जिनके अबाउट GI शो कर रहा है? स्टीरियोजेनिक सेंटर। विच सेंटर विच इज जनरेटेड अ स्टीरियो सेंटर। क्लियर? स्टीरियो को जनरेट करने वाला सेंटर क्या होता है? स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर नॉमेनक्लेचर की। किसकी बात करने वाले हैं? नॉमेनक्लेचर की। और बच्चों नॉमेनक्लेचर में अपन तीन चीजें यहां कवर करेंगे। सबसे पहली चीज कवर करेंगे यहां पर सिस एंड ट्रांस। क्या करने वाले हैं? सिस एंड ट्रांस कवर करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट हम करने वाले हैं बच्चों यहां पर सिन एंड टी, ये कवर करेंगे अपन। एंड थर्ड पॉइंट अपन करेंगे बच्चों E एंड Z। बहुत इजी पार्ट है, बहुत इजी तरीके से अपन सीखेंगे। जितना इजी पार्ट है उतना इजी तरीके से अपन इसको सीखने वाले हैं। क्लियर है? तो आज अपन क्या करने वाले हैं? सिस ट्रांस, सिन एंड टी और E और Z के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लें फॉर सिस एंड ट्रांस। इनके बारे में जितनी चीजें अपन सीख सकते हैं उतनी चीजें अपन यहां आज सीखने वाले हैं। सिस और ट्रांस एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है बच्चों, और लैटिन वर्ड में सिस का मतलब होता है सेम और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट। क्या मतलब होता है? अपोजिट। और सेम का मतलब, सिस का मतलब क्या होता है? सेम। ट्रांस का मतलब क्या होता है? अपोजिट। अब सिस और ट्रांस शो करना कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल नहीं है, इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास निकल कर आता है वो ये आता है कि सिस और ट्रांस इन केस ऑफ C डबल बॉन्ड C कैसे देखते हैं। इन केस ऑफ C डबल बॉन्ड C, हाउ टू फाइंड इट इज सिस फॉर्म और इट इज ट्रांस फॉर्म। ये सारी चीजें अपन को यहां पर पूछनी पड़ेंगी। ठीक है ना? सारी चीजें अपन को डिफाइन करनी पड़ेंगी। क्लियर? तो बताओ सबसे पहला पॉइंट जो हम सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि कभी भी अगर C डबल बॉन्ड C में सिस और ट्रांस होगा तो उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है, सबसे बेस्ट कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है वन ऑफ द वैलेंसीज आर सेम
ऑफ ईच कार्बन, अलग अलग कार्बन्स की कम से कम एक वैलेंसी सेम होनी चाहिए। अगर ये A है तो कम से कम एक वैलेंसी इसकी A होनी चाहिए। अगर मान लो ये B है तो ये कुछ भी हो चलेगा, ये D हो सकता है, C ना लिख के मैं इसको D लिख रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक वैलेंसीज सेम होनी चाहिए। तो यहां मैं लिख सकता हूं फॉर एल्कीन one of the valencies of each carbon must be same for cis-trans nomenclature. cis-trans nomenclature, कम से कम एक वैलेंसी सेम होनी चाहिए सिस और ट्रांस शो करने के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास मान लीजिए एक वैलेंसी सेम है, अब सेम है तो किसको सिस बोलेंगे और किसको ट्रांस बोलेंगे वो चीजें सीख लेने वाले हैं। मान लीजिए C डबल बॉन्ड C है, यहां मेरे पास H है, यहां मेरे पास ब्रोमीन है, यहां मेरे पास हाइड्रोजन है और यहां मेरे पास क्लोरीन है। सबसे पहली चीज क्या ये जीआई शो करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि वैलेंसीज अलग अलग है। अब एक वैलेंसी इस कार्बन की और एक वैलेंसी इस कार्बन की सेम है, तो बताइए क्या यहां सिस ट्रांस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और सिस होगा या ट्रांस वो डिपेंड करेंगी इन सेम चीजों पे। अगर सेम एटम या मॉलिक्यूल सेम साइड लगे हैं, अगर सेम साइड है तो इसको कहते हैं सिस, क्योंकि सेम साइड है तो क्या होगा? सिस। अगर मेरे पास यही मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से हो जाता, अगर यही मॉलिक्यूल कुछ मेरे पास इस तरीके से हो जाता, तो बताइए अब सेम वैल्यूज अपोजिट साइड है तो मैं इसको बोलूंगा ट्रांस। क्या बोलूंगा? ट्रांस। तो क्या आपको सिस और ट्रांस एकदम क्लियर हो चुका है कि कैसे हम पहचानेंगे कि सिस है या ट्रांस है? क्या चीज देखनी होती है बच्चों, मुझे बताएं क्या देखना होता है? मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि जो सेम वैलेंसीज हैं अगर वो सेम साइड है तो सिस, अपोजिट साइड है तो ट्रांस। क्या बहुत सिंपल हो गया भाई? जीआई देखना आपको आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखना आपको आता है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखना आता है तो बताओ सिस ट्रांस देखने में क्या दिक्कत है? सिस ट्रांस में सिर्फ एक चीज ऐड हुई है कि कम से कम एक वैलेंसी सेम होनी चाहिए, और सेम वैलेंसी अगर सेम साइड है तो सिस, अपोजिट साइड है तो ट्रांस। बस इतनी सी चीज ऐड करनी है। अब मुझे बताओ आप, C डबल बॉन्ड C है, यहां पर है मैथिल, यहां पर है मैथिल, यहां पर है फ्लोरीन और यहां पर है क्लोरीन। क्या बताओ ये जीआई शो करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर जीआई शो कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन, क्या ये सिस ट्रांस शो कर सकता है? बिल्कुल शो कर सकता है, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी दोनों कार्बन की क्या है? सेम है। अब बताओ सेम वैलेंसी अपोजिट साइड है तो इसको क्या बोलोगे? ट्रांस बोलोगे। क्लियर? तो क्या सिस और ट्रांस की कहानी आपको क्लियर हो गई? अगर यही कुछ ऐसा बना होता तो इस आइसोमर को आप क्या बोलते? जल्दी से बताओ, जवाब दो। इस आइसोमर को आप क्या बोलते? इस आइसोमर को आप बोलते सिस आइसोमर। तो क्या आपको समझ में आया सिस और ट्रांस की कहानी क्या होती है? सिस और ट्रांस की कहानी के साथ साथ आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि सिस और ट्रांस कभी भी एक दूसरे में ऑटो कन्वर्टेबल नहीं होते। सिस ट्रांस आइसोमर, बताता हूं क्यों नहीं होते। सिस ट्रांस आइसोमर कैन नॉट बी ऑटो कन्वर्टेबल
बिकॉज ऑफ restricted rotation about alkene। कभी भी एल्कीन में फ्री रोटेशन नहीं होता, हमेशा कैसा रोटेशन होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। वो रोटेशन होने ही नहीं चाहता। जब रोटेशन होना ही नहीं चाहता तो ऐसे रोटेशन को हम क्या नाम देते हैं? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। वहां पर रिस्ट्रिक्शन है, रोटेशन होने से मना है, तो उस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी ऑटो कन्वर्टेबल नहीं होते बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ एल्कीन। तो कभी भी कोई पूछे क्या मैं सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो आपका जवाब होगा नहीं। आपने ये मत बोल देना भैया घुमा दो तो चेंज हो जाएगा। अरे घुमा कैसे दोगे? रोटेशन होना भी तो जरूरी है। तो रोटेशन जब होगा ही नहीं तो क्या कभी सिस और ट्रांस आपस में चेंज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछता है सिस को ट्रांस में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। ट्रांस को सिस में किया जा सकता है, आपका जवाब होगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? चलो इसका रीजन अपन यहां पर जान लेते हैं, क्योंकि इसका रीजन जान लोगे तो कभी भी जिंदगी में किसी ने पूछ लिया तो आप कभी भी दिक्कत में नहीं आओगे। इसका रीजन सुनो क्या होता है। एल्कीन की बात करें तो बताओ, एल्कीन कुछ इस तरीके से होगा। मान लो यहां पर मैंने एग्जांपल ले लिया हाइड्रोजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो क्या इसकी रियल ज्योमेट्री क्या होती है? इसकी रियल ज्योमेट्री होती है कुछ इस तरीके की। पी ऑर्बिटल होता है, इसके पास ये ऑर्बिटल होता है जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और ये ऑर्बिटल होता है जिसके साथ क्लोरीन जुड़ा होता है, ये ऑर्बिटल है जिसके साथ हाइड्रोजन है, और ये ऑर्बिटल है जिसके साथ फ्लोरीन है। और ऑर्बिटल के बीच शेयरिंग किस में हो रही होती है? इसमें और इसमें। क्या यही तो शेयरिंग हो रही होती है भाई? अब बताओ ये शेयरिंग हो रही है तो ये कैसे मूव कर देगी? मूव कर देगी तो बॉन्ड नहीं टूट जाएगा। तो बताओ ये चीज मूव कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो कह सकते हो ये रोटेशन कैसा होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से कभी भी सिस और ट्रांस आपस में ऑटो कन्वर्टेबल नहीं होते। सिस और ट्रांस होने के लिए जरूरी क्या था? बताओ जरूरी बात क्या आई थी? अपन को ध्यान आया। जरूरी बात यह है कि कम से कम एक वैलेंसी एक कार्बन की दूसरे वैलेंसी से क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम होगी तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। सेम साइड है तो सिस, अपोजिट साइड है तो ट्रांस। क्या समझ में आया आपको? सिस और ट्रांस की कहानी समझ में आई। चलिए सिस और ट्रांस की कहानी समझ में आने के बाद सिस और ट्रांस और क्या क्या कहानी हमें बताता है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सारी चीजें एक बार डिस्कस कर लेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो आपको समझ में आया कि सिस और ट्रांस कैसे देखते हैं, सिस और ट्रांस कैसे समझते हैं। सिस और ट्रांस में क्या क्या हमने देखा कि कम से कम एक वैलेंसी दूसरी वैलेंसी से क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और सेम है तो क्या देखना है? अगर सेम साइड है तो सिस और अपोजिट साइड है तो ट्रांस। क्लियर है? बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी पॉइंट में सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है या ट्रांस की, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए बच्चों मेरे पास है यहां पर हाइड्रोजन, यहां है मेरे पास मैथिल, यहां है मेरे पास हाइड्रोजन और यहां है मेरे पास मैथिल। जरूरी नहीं कि एक एटम ही बराबर हो, एक से ज्यादा भी बराबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के साथ साथ सिस और ट्रांस भी बना सकता है, ये भी ये इसे शो कर रहा है। तो मुझे बताओ क्या ये आइसोमर सिस है या ट्रांस? तो बोलोगे सिस है। क्या मैं सिस से ट्रांस को बना सकता हूं? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो सिस को ट्रांस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम बात करें यहां पर ट्रांस की तो बताओ ट्रांस में क्या होगा? हाइड्रोजन इधर रख दिया, हाइड्रोजन इधर रख दिया,
मैथिल इधर रख दिया और मैथिल इधर रख दिया, क्या कोई दिक्कत है? बताओ मुझे, अगर मैं तुमसे थोड़ी सी ज्योमेट्री की बात करूं तो क्या यहां पर ये sp2 है, प्लेनर है, ये भी sp2 है, प्लेनर है। प्लेनर है तो बताओ डिस्टेंस इनके बीच L1 है और इनके बीच है L2। क्लियर? यहां पर है मैथिल मैथिल के बीच में है, मान लो ये है L2, ये है L1। दोनों चीजों को देखो, मैथिल मैथिल के बीच में जो ये L1 है और मैथिल मैथिल के बीच में ये जो L1 है, तो बताओ इस L1 और इस L1 को कंपेयर करो तो बताओ इस ये डिस्टेंस क्या इस डिस्टेंस से ज्यादा है? तो ये बताओ ये ज्यादा डिस्टेंस है। अब ज्यादा डिस्टेंस है तो बताओ अगर मेरे से किसी से लड़ना है, मेरे को किसी को लड़ाई करनी है, तो जब तक वो मेरे पास नहीं होगा तब तक मैं उसको मारूंगा नहीं, तब तक मैं उसको नहीं लड़ाई कर पाऊंगा। क्या उसकी वजह से हम कम लड़ पाएंगे क्योंकि वो दूर है? अब दूर है तो लड़ाई कम होगी, और लड़ाई कम होगी तो बताओ स्टेबिलिटी हमेशा क्या होगी? अच्छी होगी। क्योंकि कंपाउंड में जितना ज्यादा रिपल्शन होता है उतना ही ज्यादा वो अनस्टेबल होता है, और जितना कम रिपल्शन होता है उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होता है। तो बताओ कम रिपल्शन किस में होगा? ट्रांस में, और ट्रांस में कम रिपल्शन है और सिस में ज्यादा रिपल्शन है, तो बताओ स्टेबल कौन होगा, सिस या ट्रांस? तो बता सकते हो यहां पर स्टेबल कौन होगा? ट्रांस। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो ये सब ठीक है, लेकिन सम गुड केसेस की बात करें तो सम गुड केसेस में आते हैं ये कंपाउंड। इसे आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्लोरीन है, H और H है। उसी तरीके से H और H है, क्लोरीन और क्लोरीन। क्या एक सिस है और दूसरा ट्रांस है? क्या समझ में आया? एक सिस है और दूसरा क्या है बच्चों? ट्रांस है। सिस और ट्रांस में अब किस में ज्यादा होगी? अभी भी आप देखोगे तो आपको पता चला यार यहां तो पास पास है, रिपल्शन ज्यादा होगा, यहां दूर दूर है, रिपल्शन कम होगा, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था। आपका सोचना गलत नहीं है, आप सोच रहे हो सही, लेकिन आप हर एक कंडीशन को रिपल्शन से ही कंपेयर नहीं कर सकते हो सकता है रिपल्शन हो रहा हो लेकिन उससे अच्छी चीज भी हो रही हो। जैसे इस क्लोरीन में क्या मैं डेल पॉजिटिव लिख सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से? यहां डेल नेगेटिव आएगा। डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन हो रहा है तो बताओ अच्छी बात है। चार्ज आपस में बॉन्ड बनाना चाहेंगे, बॉन्ड बनाने से क्या होती है? स्टेबिलिटी आती है। और यहां पर डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव क्या है? दूर दूर है, तो यहां अट्रैक्शन कम होगा तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, सिस या ट्रांस? सिस। तो कब सिस स्टेबल होता है, कब ट्रांस स्टेबल होता है? अपन ने ये दोनों कंडीशन को देखा। कभी भी कोई अट्रैक्शन ना आ रहा हो तो आप रिपल्शन का फैक्टर देख लो, और जब कभी अट्रैक्शन का फैक्टर आ रहा हो तो आप ऐसे सोच सकते हो। तो आप दोनों चीजों से सोच के सही आंसर दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या क्लियर समझ में आता है भाई? तो बताओ मुझे, क्या सिस और ट्रांस में कोई दिक्कत है? सिस और ट्रांस की स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत है? क्या ये चीज समझ में आ गई? तो चलो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट भी हमें यहां पर समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात थी, अगर डिस्टेंस दूर है तो रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसी वजह से ट्रांस ज्यादा स्टेबल हो रहा था। लेकिन अगर मेरे पास कोई अट्रैक्शन वाला पॉइंट है तो अट्रैक्शन वाले पॉइंट में भी हमें यहां पर चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या क्लियर बात समझ में आ गई भाई? सिस और ट्रांस के केस में समझ में आ गया आप सबको? तो सिस और ट्रांस की कहानी यहीं पे सबसे अच्छी क्लियर हो जाती है कि सिस और ट्रांस वहीं शो करेगा जहां वैलेंसीज क्या हो? डिफरेंट ना होकर कम से कम एक वैलेंसी सेम हो। जैसे मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं मैं तुम्हें, बताना मुझे, मेरे पास मान लो C डबल बॉन्ड C है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। बताओ यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? आंसर यस। क्या ये सिस ट्रांस शो करेंगे? आंसर बताओ क्या आंसर आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी वैलेंसी
सेम नहीं है। जब कोई भी वैलेंसी सेम नहीं है तो बताओ सिस और ट्रांस शो कर सकता है या नहीं? नहीं शो कर सकता। क्या क्लियर बात समझ में आती है? तो सिस ट्रांस शो करने के लिए कम से कम एक वैलेंसी बराबर होनी चाहिए। क्या बहुत अच्छे से नॉमेनक्लेचर समझ में आया भाई? अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं और आप उन एग्जांपल को देखकर बताओगे कि वहां सिस है या ट्रांस है। ठीक है, तो एग्जांपल करें और मुझे बताएं कि सिस है या ट्रांस। फटाफट करते रहो भाई, फटाफट करते रहो और फटाफट मुझे आंसर बताते रहो कि यहां पर सिस होगा या ट्रांस। अगर सिस और ट्रांस हो नहीं सकता तो क्या होगा? ठीक, ये भी बताना है। क्लियर है? चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या अच्छी बात है, अलग अलग एल्कीन को चेक किया और चेक करने के बाद अब आप कैसे बताओगे कि सिस है या ट्रांस? तो आप उस वैलेंसी को ड्रॉ कर लो जो आपको लगता है कि वो वैलेंसी सेम है, क्योंकि सेम वैलेंसी आप चेक कर सकते हो। अब सेम वैलेंसी देखा तो सेम वैलेंसी अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है तो क्या बोलोगे? ट्रांस। उसी तरीके से यहां बनाओ, यहां बनाओगे तो बताओ वैलेंसीज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है? सेम साइड है, सेम साइड है तो क्या बोलोगे? सिस। तो इस एल्कीन के अबाउट सिस है और इसके अबाउट ट्रांस है। यहां पर आओ, क्या आपको वैलेंसी बनाने की जरूरत है? जब ये अपोजिट है तो हाइड्रोजन भी कैसे होंगे? अपोजिट ही होंगे। तो आप यहां से भी डायरेक्ट बता सकते हो ये क्या है? ट्रांस है। अब मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा? ट्रांस होगा। दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसा आप सही समझो। मैथिल अलग है, फ्लोरीन अलग है, हाइड्रोजन अलग है और पूरा ग्रुप अलग है, इसका मतलब जीआई शो करेगा। लेकिन क्या सिस ट्रांस शो करेगा? जल्दी से बताओ। और यहां आंसर आ रहा है सिस ट्रांस शो नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी एक वैलेंसी दूसरी वैलेंसी से सेम नहीं है। यहां पर बात करते हैं, इस वैलेंसी की बात करें और इस वैलेंसी की बात करें तो बताओ सेम है, ये सेम है, लेकिन ये अपोजिट है, इसका मतलब ये तो जीआई तो शो करेगा, जीआई शो करेगा। बताओ सिस ट्रांस शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा, क्योंकि वैलेंसीज बराबर हैं। अब बताओ सेम वैलेंसीज अपोजिट साइड है तो क्या है, मैं इसको ट्रांस लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्लियर? 5 नंबर की बात करें तो 5th में देखा मैथिल एथिल हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, जीआई तो शो कर रहा है, लेकिन क्या सिस ट्रांस शो करेगा? देख के बताओ। सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वैलेंसीज कम से कम एक वैलेंसी इक्वल होनी चाहिए थी ईच कार्बन की। क्लियर? 6 नंबर में देखो, फेनिल है, हाइड्रोजन है, फेनिल है, हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही। जीआई शो करेगा? करेगा। सिस ट्रांस शो करेगा? करेगा। अब बताओ सेम वैलेंसीज अपोजिट साइड है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? इसको मैं लिख दूंगा ट्रांस। ठीक, तो सिस और ट्रांस आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगला नॉमेनक्लेचर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सिन एंटी। क्या पढ़ने वाले हैं? सिन और एंटी पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ अच्छी अच्छी चीजों को जान लेते हैं, कुछ नाम जान लेते हैं। अगर नाम अच्छे से जान लगे तो हमें सिन और एंटी समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? नाम की बात करें तो देखो कैसे। अगर मैं आपसे बोलूं एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं ऑक्साइम, क्या होता है ये ऑक्साइम? ध्यान देंगे, ऑक्साइम होता है C डबल बॉन्ड N। ऑक्साइम का मतलब क्या हुआ? ऑक्सो ग्रुप है और एमाइन ग्रुप है, इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं एक OH ग्रुप होगा। N के पास एक वैलेंसी बिजी है तो दूसरी वैलेंसी लोन पेयर होगी, और यहां पर हो सकता है R ग्रुप हो, H ग्रुप हो, कुछ भी हो सकता है यहां पर। क्लियर है? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बच्चों ऑक्साइम। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्साइम। ऑक्साइम कैसे बनता है इन बातों पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही मेन बात है। अगर हमें ये बात समझ में आ गई कि ऑक्साइम बनता कैसे है तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो बात करने वाले हैं हम यहां पर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम। अगर ऑक्साइम को ध्यान से देखो तो क्या ऑक्साइम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है? सबसे पहले देख के बताओ मुझे, क्या ऑक्साइम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है? अगर आपका जवाब है हाँ तो आप सही हो। क्यों? OH अलग है, लोन पेयर अलग है,
R अलग है, H अलग है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। मैं आपसे पूछूं क्या ये सिस ट्रांस शो कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा कोई वैलेंसी बराबर नहीं है, तो मैं इसको सिस ट्रांस नहीं बोल सकता। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम कैसे बनता है। एक्चुअल में इसकी रिएक्शन होती है बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन होती है। ये कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, एल्डिहाइड और कीटोन। या तो एल्डिहाइड होगा, मतलब या तो CHO ग्रुप होगा, या तो कीटोन होगा। कीटोन का मतलब क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O के साथ ये ग्रुप लगे, वहां हाइड्रोजन नहीं होता। अगर हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है तो ये हो जाता है कीटोन। तो ध्यान रखना, कभी भी ऑक्साइम बनेगा तो ऑक्साइम बनने की कंडीशन है या तो वो एल्डिहाइड से बन सकता है या तो वो कीटोन से बन सकता है। अब बनता कैसे है, उसकी रिएक्शन होती है बच्चों NH2OH के साथ। NH2OH के साथ रिएक्शन होती है और बनता क्या है बच्चों, बनता है यहां पर ऑक्साइम। ऑक्साइम दो टाइप के बनते हैं। अगर ऑक्साइम एल्डिहाइड से बना है तो नाम दोगे एल्डोक्साइम। अगर ऑक्साइम कीटोन से बना है तो नाम दोगे कीटोक्साइम। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखना अभी कैसे बनता है, आपको देखकर ही बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कैसे मैकेनिज्म फॉलो होती है। अब मैं आपको यहां पर मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा और बहुत इजीली रूप में समझ में आ जाएगा क्या होता है। एक्चुअल में यहां होता है वाटर रिलीज होता है। क्या होता है, वाटर का रिलीज होता है, यहां पर वाटर का रिलीजन होता है। यहां पर देखो कैसे, अगर मैं किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन कराऊं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या ये एल्डिहाइड है, बिल्कुल एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन करा रहा हूं NH2OH के साथ। होता क्या है बच्चों, यहां से रिलीज होता है वाटर। जब भी हम हल्की सी हीट देते हैं तो हीट देने से क्या रिलीज होता है, वाटर। और वाटर रिलीज होते ही मेरे पास कंपाउंड क्या बन के आ गया, इस C डबल बॉन्ड की दोनों वैलेंसीज किससे जुड़ जाएंगी, नाइट्रोजन से। OH जैसे का तैसा है और लोन पेयर है। क्या ये ऑक्साइम बन गया। और एल्डिहाइड से ऑक्साइम बना है तो नाम दोगे एल्डोक्साइम। क्या बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। इसी तरीके से बताओ, अगर कीटोन के साथ रिएक्शन होती तो यहां क्या बनता, कीटोक्साइम। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, वाटर का रिलीज होना और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम। तो बताओ वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होने के बाद मेरे पास कंपाउंड क्या बन के आ जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड NOH और ये लोन पेयर। बताओ कीटोन से बना है तो इसको क्या बोलोगे, कीटोक्साइम। एल्डिहाइड से बना तो क्या बोला, एल्डोक्साइम। कीटोन से बना तो क्या बोला, कीटोक्साइम। अब इन्हीं सब चीजों से हमें सीखना है कौन सा नॉमेनक्लेचर, सिन और एंटी। अब मैं आपको सिखाऊंगा सिन और एंटी कैसे सीखते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आई कि ऑक्साइम कैसे फॉर्म हुआ। ऑक्साइम फॉर्म होने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि चीजें हम कैसे यहां पर देखेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई आपको, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं आपको सिन और एंटी के बारे में बताता हूं, कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। सिन नॉमेनक्लेचर है या एंटी नॉमेनक्लेचर। क्लियर, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से जानेंगे। देखिए क्या होता है, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं। इन केस ऑफ एल्डिहाइड, इन केस ऑफ एल्डिहाइड जब ऑक्साइम फॉर्म होता है तो बताओ ऑक्साइम कैसा होगा, ऑक्साइम होगा एल्डोक्साइम। कैसा होगा, एल्डोक्साइम होगा। और एल्डोक्साइम कुछ इस तरीके से होगा कि कम से कम एक हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, OH ग्रुप होगा। क्लियर है। अब कैसे ध्यान देना है, अगर OH और H अगर ये सेम साइड है तो इसको बोलोगे सिन। अगर यही मूव कर जाए, ऑब्वियसली बात, ये मूव कैसा होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में
अब N के साथ जो OH है वो कहाँ है बच्चों, अपोजिट साइड है, और अपोजिट साइड है तो बताओ अपोजिट साइड में इसको हम क्या नाम देते हैं, एंटी। दिस इज नॉट आंटी, दिस इज एंटी, अपोजिट, एंड दिस इज सेम। सेम साइड को क्या बोलते हैं, सिन, और अपोजिट को क्या बोलते हैं, एंटी। तो बताओ देखना किसको है, क्या बहुत इजी हो गया, सिर्फ देखना किसको है, OH और H। तो क्या देखना है, इफ OH and H are in same side, then it is called syn. If it is in opposite side, then it is called एंटी। क्लियर है, समझ में आया, सिन किसको बोलते हैं और एंटी किसको बोलते हैं। सिंपल सी बात है, आपको क्या ध्यान देना है, अगर एल्डोक्साइन बना है तो एल्डिहाइड का हाइड्रोजन हमेशा उसके साथ होगा, क्योंकि एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन को कंपेयर किससे करना है, ऑक्साइन के OH से। अगर ऑक्साइन का OH और H डिफरेंट साइड है तो एंटी, अगर सेम साइड है तो